हेलो मित्रों, बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का एक चैप्टर है, उसका नाम है बाजार दर्शन। और यह जो चैप्टर है वह एक निबंध है और लिखा है जयनंद कुमार जी ने। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है कि बाज़ारों का किस प्रकार से लोगों पर प्रभाव पड़ता है। और इस चैप्टर में जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पर ही फोकस करेंगे। और इस वीडियो को यदि आपने कंप्लीट देख लिया तो क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे एक बार की वीडियो देखने से ही। ठीक है, बार बार आपको इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और जो चैप्टर आपको पहले चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना नाम ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए कि बाजार का जादू चढ़ने, है ना। देखो क्वेश्चन आंसर समझिए ध्यान से, आपने चैप्टर पढ़ा हो अन्यथा ना पढ़ा हो, लेकिन यह वीडियो अगर आपने देखी तो ये चैप्टर तो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो देखो जैसे कभी हम मेला जाते हैं, मेला घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर प्रदर्शनी घूमने के लिए जाते हैं या मॉल्स घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत बड़ी मतलब अन्य तरह तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो हम उनकी तरफ से आकर्षित होते हैं कि यदि हमारे पास पैसे होते तो हम ज़रूर खरीद लेते। मतलब हमें ज़रूरी हो या ना हो लेकिन हम खरीद जरूर लेते। अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे हमारे पास जूते हों चप्पल हों दो दो जोड़ी, फिर भी हम नए नए तरह के जूते कपड़े देखकर ऐसा लगता है कि काश ये हमारे पास होते। तो यही तो होता है बाजार का जादू, है ना। आंसर क्या है, देखिए कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को आवश्यकता ना होने पर भी खरीदने के लिए विवश हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखो इस मोह जाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं खरीद तो लेता है, परंतु जब वह जादू उतरता है तो उसे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थीं उल्टा वे तो उसके आराम में खलल डाल रही हैं। मतलब जो उसने सोचा था कि इनसे उसे आराम मिलेगा, बल्कि उसको आराम नहीं मिला, उसके आराम में बाधा डाल दी उन चीज़ों ने। तब उसको जब असर होगा, जब उसके बाजार का जादू उसके सर से उतर जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, है ना। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो इस चैप्टर में एक व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, उनका नाम है भगत जी। तो इस देखो भगत जी का जो व्यक्तित्व है वो उभर कर आता है इस चैप्टर में। ठीक है, बाजार के प्रति क्या आपकी नज़र में उनका आचरण जो है शांति स्थापित करने के लिए मददगार हो सकता है। तो देखिए मित्रों सॉरी, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू उनका उनके ऊपर का मन नियंत्रण उभर कर आता है। मतलब भगत जी को अपने मन पर नियंत्रण है, मतलब कंट्रोलिंग है ना। बाजार का जादू उन पर नहीं चढ़ता है, बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी ज़रूरत भर सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। देखिए दूसरी लाइन में क्या कहा गया है कि बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता, वे केवल अपनी ज़रूरत भर सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। मतलब भगत जी जो हैं केवल अपनी ज़रूरत के लिए ही बाजार का उपयोग करते हैं, बाजार का जादू उन पर हावी नहीं हो पाता, है ना। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति लाते हैं क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है। संतुलित मतलब उनकी दिनचर्या जो है सही ढंग की होती है ना। क्योंकि बाजार का जो असर है या जो अन्य चीज़ों का गैर जरूरी चीज़ों का वो भोग नहीं कर, है ना। और ना ही बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं को संग्रहण और संचय करते हैं। संग्रहण मतलब कि उनको जमा करके रखना, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में ना अशांति बढ़ती है और ना महंगाई, है ना। अतः समाज में भी शांति बनी रहती है। अब आपने देखा होगा आजकल मोबाइल का कितना क्रेज़ है ना। मोबाइल के बिना तो अब ज़िंदगी ही नहीं चलेगी लोगों की, है ना। और अलग अलग तरह के मोबाइल, एक साल में एक मोबाइल, फिर दूसरे साल में एक और मोबाइल, तीसरे साल में मतलब नए नए प्रकार के मोबाइल। इसी प्रकार से मन में अशांति भी बढ़ती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। बाजारूपन, है ना। अब बाजारूपन मतलब बाजार में घूमने की आदत, वहाँ की चीज़ों को खरीदने की आदत, बाजार की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, जो उनकी ओर खींच की आदत, है ना। तो यही तो बाजारूपन है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। तो कैसे लोग हैं जो इस बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए ध्यान से
कि बाजारूपन से तात्पर्य ऊपरी चमक दमक से है ना, ऊपरी चमक दमक। उससे मतलब बेसिक तौर पे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों का आकर्षक बनाकर बेचने लगते हैं तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है ना। बाजारूपन कब आ जाता है? जब कोई वस्तु गैर जरूरी हो लेकिन उसको भी वो चमक धमक करके ऐसा बना देंगे कि आपको खरीदने के लिए उत्साहित करेंगे, तो वो होता है बाजारूपन। जो विक्रेता यानी बेचने वाला दुकानदार ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें ही खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, है ना, अच्छाई प्रदान करते हैं। इस प्रकार विक्रेता और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। अब बाजार की सार्थकता कहाँ पर, कब कब कहाँ तक है कि यदि मनुष्य की जरूरतें को केवल पूरी करे बाजार, तब तो बाजार की सार्थकता है, वरना क्या है, निरर्थकता है और अनर्थ है एक प्रकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मित्रों, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को, मतलब उसके पैसों की शक्ति को, जेब को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो सुनिए ध्यान से। हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, पढ़ाई, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थल आदि क्षेत्रों में एक प्रकार का भेदभाव देखते हैं। मतलब सब जगह, कहाँ कहाँ देखो, पढ़ाई में भी हम भेदभाव देखते हैं, आवास में भी देखते हैं, राजनीति में तो है ही भेदभाव, और धार्मिक स्थलों में भी। अब वीआईपी लोगों को अगर कहीं मंदिर घूमने के लिए जाते हैं तो वीवीआईपी लोगों के लिए पूरा मंदिर ही सील कर दिया जाता है। मतलब बाहर कोई भी आम इंसान जो है बाहर खड़ा रहेगा जब तक वो दर्शन ना कर ले। उनको अलग से रोड, अलग से उनके लिए निकलने के लिए जगह, है ना, सब व्यवस्था अलग से होती है। तो यह एक प्रकार का भेदभाव ही तो है, और क्या, है ना। बाजार को किसी लिंग, धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं होता। उसके लिए तो हर कोई केवल और केवल ग्राहक है, यानी बाजार के लिए तो सब समान है। याद रखना, जिसके पास पैसा हो, चाहे भिखारी भी हो, वो पैसा लेकर वही चीज़ खरीद सकता है जो अमीर खरीद सकता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाजार एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना करता है। अच्छा, ये उसका पॉजिटिव पॉइंट भी है बाजार का, देखिए आप, है ना। अब देखिए, अब अगला प्रश्न क्या है आपसे, देखिए कि आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें। कैसे प्रसंगों का? देखिए, पहला है जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। देखो आंसर क्या है, पहली का, देखो इधर से दिख रहा है आपको का, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से का, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो देखो मित्रों, जब बड़ा से बड़ा आदमी अपराधी अपने पैसे की शक्ति से निर्दोष साबित कर दिया जाता है, तब हमें पैसा शक्ति के परिचय के रूप में प्रतीत होता है कि भैया पैसे में बहुत दम होती है, ऐसा करने लगते ना। यदि हमें पता है कि कोई गुनहगार व्यक्ति है और वो छूट जाए तो हम क्या करने लगते हैं, जैसे कि पैसे में बहुत दम होती है ना, तो पैसा ही सब कुछ कराता है। दूसरा है कि जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, और दूसरा जब होता है जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। तो देखो, असाध्य बीमारी के आगे पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। आपके पास कितना भी रुपए क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई बीमारी आपको घेर लेते तो भैया, तो वो तो, है ना, मृत्यु पर क्या पैसे का वो है, बस है नहीं ना, मृत्यु तो आनी है, तो आनी है ना। अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बाजार दर्शन पाठ में जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो मन से बहुत, मन जो है इससे संबंधित बहुत सारी जो हैं वर्ड आए हैं, इनका संबंध अपने अनुसार करना है। तो देखिए मित्रों, इसका आंसर देखेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मन खाली हो, है ना, मन खाली हो। देखो, जब मैं केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाती हूँ तो ना चाहते हुए भी कई सारी महंगी चीज़ें घर ले आती हूँ, और बाद में पता चलता है कि इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है ना। यानी वास्तविक मतलब कि जो हम सोच रहे थे कि इनसे ये काम हो जाएगा, तो लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है ना। सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, और मैं केवल उनके आकर्षण में फंसकर इन्हें खरीद लाई। तो ये होता है मन का खाली होना, है ना। मन में विचार नहीं था उसको खरीदने का, लेकिन बाजार में उनका आकर्षण देखकर खरीद लिया और बाद में उसका एहसास हो गया, ठीक है। तो मन का खाली होना। दूसरा क्या है, मन खाली ना हो तो क्या होता है, एक बार मुझे बाजार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी, तो मैं सीधे साड़ी की दुकान पर पहुंची
उस दुकान में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रही थी और तरह की भी वस्त्र थी, परंतु मेरा विचार पक्का है होने के कारण मैं अपनी सीधी साड़ी वाली काउंटर पर पहुंची और अपनी मनपसंद साड़ी खरीदकर बाहर आ गई। तो जो होता है मन का खाली ना होना, मन खाली होना और मन का खाली ना होने, मन में जो तुम्हारा खरीदना है ज़रूरत की चीज़ उसको लेकर जाओ, सीधे लेकर आओ, है ना। तो लेखक हमें यह बताना चाह रहा है कि आप बाज़ार किस किस तरह से जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है मन बंद हो। कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है तब बाज़ार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी मुझे आकर्षित नहीं करती। मैं बिना कुछ लिए यूं ही घर चला आता हूँ। ऐसा कई बार होता है ना, पैसे भी होते हैं हमारे पास लेकिन हमारा मन नहीं होता है खरीदने का, है ना। वो बड़ा उदास होता है तो हमें कोई भी चीज़ आकर्षित ही नहीं कर पाती। जैसे अब जब बच्चे होते हैं तो उनको जो खाने पीने की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, लेकिन जब वहीं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको जो बाज़ार की जो खाने पीने की चीज़ें हैं इतनी अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं ना। अगला क्वेश्चन है मन में नकार हो। नकार मतलब इग्नोरेंस, मतलब अच्छा नहीं है, इनकार, मना। एक बार मेरी पड़ोसी ने मुझे नकली वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई। मुझे बाजार के सभी वस्तुओं में हमें कोई ना कोई कमी दिखने लगी। मुझे लगा कि जैसे सारी वस्तुएं अपने मापदंडों पर खरी नहीं हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी मन में कोई खोट पैदा कर देता है तो फिर हमें वो क्या चीज़ है उस पर हमें शक होने लगता है, कोई भी चीज़ हो। जैसे यदि हम कोई चीज़ घर पर हमें कोई कह दे कि ये चीज़ जो है ये मिलावट है, इसमें ऐसा मिलावट है, तो शुद्ध चीज़ को भी हम मिलावट समझने लगते हैं ना। तो यह होता है मन में नकार हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे देखो क्या कहा गया है कि बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है, आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं, है ना। तो देखो बाजार दर्शन जो पाठ है इसमें कई प्रकार के ग्राहकों की चर्चा हुई है। इसमें देखो खाली मन, खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन और भरी जेब वाले ग्राहक, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक, अपव्ययी ग्राहक, अपव्ययी मतलब अनावश्यक रूप से खर्च करने वाले, भरे मन वाले ग्राहक जिनको कुछ सामान एक्चुअली में खरीदना है, मितव्ययी और संयमी ग्राहक जिनको कंट्रोलिंग है अपने ऊपर, और मितव्ययी मतलब जी अनावश्यक रूप से खर्च पानी करने वाले। मैं अपने आप को भरे मन वाला ग्राहक समझती हूँ क्योंकि मैं आवश्यकता अनुसार ही बाजार का रुख करती हूँ और जो ज़रूरी वस्तुएं हैं वे ही खरीदती हूँ। ऐसा ही आपको करना चाहिए, यही आपका आंसर भी है सही। अगला है आप बाजार की अलग अलग प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मतलब बाजार की जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, कल्चर है, आप उससे परिचित होंगे, है ना। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं। परचेजिंग पावर आपको किस तरह की पावर बाजार में नज़र आती है। सुनो, मॉल की संस्कृति में क्या फ़र्क है और सामान्य बाजार में। मॉल की संस्कृति में हमें एक ही छत के नीचे तरह तरह के सामान मिलते हैं। यहाँ का आकर्षण ग्राहकों को सामान खरीदने को मजबूर कर देता है। यहाँ क्योंकि आपको इतना सुंदर तरीके से सजाया जाता है, आकर्षित किया जाता है कि आपको लगे कि बस अब तो ले ही लो कुछ ना कुछ, है ना। इस प्रकार के बाजारों के ग्राहक उच्च और उच्च मम वर्ग से संबंधित होते हैं, है ना। इस प्रकार के बाजारों के जो ग्राहक होते हैं वो उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं, पैसों वाले, है ना, अमीर। तो एक फर्क तो ये हो गया। सामान्य बाजार में क्या अंतर है देखो भैया। सामान्य बाजार में लोगों की आवश्यकता अनुसार चीज़ें होती हैं, आवश्यकता अनुसार सामान्य बाजार में, ठीक है। मतलब ज़्यादा मतलब जैसे मॉल में होती है ना अनावश्यक रूप से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस तरह से सामान्य बाजारों में नहीं होती। यहाँ का आकर्षण मॉल संस्कृति की तरह नहीं होता है। इस प्रकार के बाजारों के ग्राहक मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं, मध्यम वर्ग से, है ना। अब दूसरा है क्या, हाट की संस्कृति। हाट की संस्कृति में क्या है देखो, हाट की संस्कृति के बाजार एकदम सीधी और सरल होते हैं। इस प्रकार के बाजारों में निम्न और ग्रामीण परिवेश के ग्राहक होते हैं। इस प्रकार के बाजारों में दिखावा नहीं होता, जो चीज़ चाहिए और जो सस्ती चीज़ें होती हैं वहीं बिकती हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग इतने ज़्यादा परचेसिंग पावर नहीं, दिखावा नहीं करते हैं ना, वो सादा जीवन जीते हैं। अब परचेसिंग पावर हमें मॉल में दिखाई देती है क्योंकि एक तो उसके ग्राहक उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं और मॉल संस्कृति में वस्तुओं की कुछ इस तरह आकर्षण में पेश किया जाता है कि ग्राहक उसे खरीदने को मजबूर जो है हो जाता है। अब आपको पता ही होगा मॉल में, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मॉल में जो कपड़े बिकते हैं वो इतने महंगे होते हैं, आपको मिनिमम प्राइस भी आपको जो है 500 या 1000 होगी किसी भी एक, जैसे मैं कहूँ जीन्स के पैंट के,
तो मिनिमम प्राइस ही वहाँ 1000 होगी, है ना, मॉल्स वगैरह में। और 1000 में बाज़ार में आप पैंट और शर्ट दोनों खरीद सकते हैं, ठीक है। अब दो मध्यम वर्ग व्यक्ति तो इतना ही खरीद सकता है। और दूसरी चीज़ जैसे कि अब मॉल्स में पिज़्ज़ा बर्गर, पिज़्ज़ा हट वगैरह ये सब होते हैं, इनके जो खाने वाले खाद्य पदार्थ ही इतने महंगे आते हैं कि मध्यम वर्ग परिवार या ग्रामीण परिवार अपने लिए एक दिन का पूरा घर का खाना का गुजारा कर ले, है ना। ये एक बार में खाना खा के आते हैं, फास्ट फूड इतना महंगा होता है, 500 से 1000 का इतना खा के आते हैं ये लोग, है ना। तो उनके पास वो क्या है कि खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सक्षम है तो वो खाते हैं, उसमें मैं बस मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। आवश्यकता जो होती है वही शोषण रूप धारण कर लेती है। शोषण मतलब आप जानते हैं, शोषण करना, है ना, हैरेस करना, दबाव दबाव डालना। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क बताइए। तो देखो इसका आंसर हम देख लेते हैं। हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। दुकानदार कभी ग्राहकों की आवश्यकताओं का भरपूर शोषण करता है। जैसे कभी कभी जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे चीनी, गैस, प्याज, टमाटर आदि की कमी हो जाती है। उस समय दुकानदार मनचाही दामों में इन चीज़ों की बिक्री करते हैं। जैसा आपने अभी देखा भी है, कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन लग गया था, तब चीज़ों की कितनी महंगाई बढ़ गई। मतलब काम धंधा आदमियों का ठप हो गया, लोगों के पास इनकम का जरिया नहीं रहा। लोग बेचारे जो है पैसों के लिए भटक रहे थे, परेशान भी थे, और लेकिन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया और चीज़ें जो है बहुत महंगी हो गई। और तभी से चीज़ों की इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं ना, हर चीज़ महंगी हो गई है और ज़रूरी है उनको खरीदना है, लोग खरीदते भी हैं। अगला क्या है कि स्त्री माया ना जोड़ी। ये यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं है, बल्कि परिस्थिति वश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? तो देखो मित्रों, यहाँ पर माया शब्द धन संपत्ति की ओर संकेत करता है। आमतौर पर स्त्रियां माया जोड़कर देखी जाती हैं, परंतु उनका माया जोड़ने के पीछे अनेक कारण होते हैं। मोह माया मतलब धन संपत्ति जोड़ने के पीछे अनेक कारण होते हैं। जैसे एक स्त्री के सामने घर परिवार सुचारू रूप से चलाने की, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की, असमय आने वाले संकट की, संतान के विवाह की, रिश्ते नातों को निभाने की जिम्मेदारियां आदि अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनके कारण वे माया जोड़ती हैं स्त्रियां, ठीक है मित्रों। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों। देखिए, आप जो वीडियो को लाइक करते हैं यही जो है हम लोगों का रेवेन्यू है असली। बहुत अच्छा लगता है ना, जितनी वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।